हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपकी ज्योति मैम आप लोगों का स्वागत करती है। तो चलिए, हमने इससे पहले जो आपका क्लास लिया था, मैंने बताया था कि सेल को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो मैंने पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि सेल क्या होता है। सेल फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होती है। सेल को कहते हैं फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो ये सब हमने बहुत अच्छे से एक एक करके पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हमने उसके बारे में जाना, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं, मतलब न्यूक्लियस बॉन्डेड नहीं होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर बॉन्ड के मतलब एक बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियस का एक बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं। और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको बेटा कि सेल ऑर्गेनल, हम अगर बात करें कि हमारा सेल एक टाइनी फैक्ट्री की तरह होता है, ठीक है। एक फैक्ट्री में क्या होते हैं, बहुत सारे वर्कर होते हैं जो अपना अपना जॉब करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। उसी तरह हमारा सेल जो है, उसके अंदर जो ऑर्गेनल होते हैं वो अपना अपना एक स्पेसिफिक जॉब करते हैं, ठीक है। और वो जो स्पेसिफिक जॉब है, किस ऑर्गेनल का क्या स्पेसिफिक जॉब है। सेल के अंदर क्या क्या होता था, मैंने बताया था आपको कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अलावा भी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल हैं, छोटे छोटे पार्ट है जो कि अपना एक स्पेसिफिक जॉब कर रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे आपका गोल्गी बॉडी, जैसे आपका राइबोसोम। तो अब हम इन चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें कि न्यूक्लियस क्या होता है। ओके, जैसे कि हमने बात की कि सेल ऑर्गेनल क्या होता है, तो सेल ऑर्गेनल हमारा होता है फैक्ट्री में काम करते हुए वर्कर। तो अब किस वर्कर का क्या काम है, ये तो हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए न्यूक्लियस से स्टार्ट करते। तो न्यूक्लियस क्या होता है, अगर बात करें हम न्यूक्लियस की, तो ये न्यूक्लियस जो हमारा होता है बेटा, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, जो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को कोड करता है। और आपको पता है न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। किसी भी सेल का ब्रेन किसको कहेंगे, न्यूक्लियस को कहेंगे। अब बात को अच्छे से समझिए, ब्रेन क्या करता है हमारे बॉडी में, ब्रेन का क्या काम है। हमारे बॉडी में ब्रेन का तो बहुत काम है, अगर ब्रेन काम ना करे तो कुछ भी नहीं होगा, हम तो खड़े भी नहीं हो सकेंगे, बैठ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ब्रेन आपको पता है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट का काम करता है। उसी तरह जो हमारा न्यूक्लियस है, वो जो है ब्रेन ऑफ द सेल है, वो क्या करता है, आपको कंट्रोल का काम करता है, कोऑर्डिनेट का काम करता है। उसमें क्या होता है, कोडेड इंस्ट्रक्शन होते हैं। अब ये कोडेड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, तो ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब ध्यान से देखिएगा, इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे जो आपका बगल में साइड में पिक्चर बना हुआ है उसको देखिए। ये आपके नए एनसीईआरटी बुक में इसी तरह से पिक्चर बना के दिया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने इस बार एनसीईआरटी बुक का ही पीडीएफ लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है बेटा, वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, डबल लेयर कवरिंग होता है। इसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल का जो कवरिंग होता है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस का भी क्या होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब इस न्यूक्लियस के अंदर आप क्या देख रहे हैं, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता था, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, फ्लूइड स्ट्रक्चर होते, फ्लूइड होते हैं, जो आपको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, टाइनी टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्रेड की तरह पतली पतली स्ट्रक्चर दिख रही है। वो क्या है, वो क्रोमैटिन है, उसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। और एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, ये भी हमारा क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोलस है।
अब देखिए बेटा कि न्यूक्लियस क्या क्या होते हैं, डबल लेयर्ड कवरिंग होते हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर होते हैं। अब पोर क्यों होते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे सेल में साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके जो एक तरफ से दूसरे तरफ जो है वो मटेरियल का फ्लो होना होगा, तो कैसे होगा, वो पोर्स के थ्रू होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये किसके अंदर है, सेल के अंदर है, किसी भी सेल के अंदर है। तो सेल के अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसके बीच का जो ट्रांसफर है वो किसके द्वारा होगा, वो न्यूक्लियर पोर के द्वारा। इसीलिए न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर होते हैं, समझ गए। सबसे पहले ये डबल लेयर्ड कवरिंग होते हैं, इसमें जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसमें पोर्स होते हैं ताकि वो ट्रांसफर कर सके मटेरियल को किसके बीच में, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में। द न्यूक्लियस, अब क्या कहते हैं, द न्यूक्लियोलस। अब ये मैंने बताया इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये एक डेंस स्ट्रक्चर है, डेंस राउंड स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जहां पे कि क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। यहाँ पे क्या होता है बेटा, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका क्या काम होता है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। मतलब पूरा ये राइबोसोम नहीं बनाता, ये राइबोसोमल सब यूनिट, यानी राइबोसोम को बनाने के लिए जो चीज चाहिए उसका एक सब यूनिट तैयार होता है यहाँ पे, कहाँ पे, न्यूक्लियोलस में। और न्यूक्लियोलस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, वैसे ही न्यूक्लियोलस को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस कहा जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब ये सब यूनिट क्या करता है, एग्जिट करता है। अभी मैंने बताया कि दोनों के बीच मटेरियल का ट्रांसफर होता है, किसके किसके बीच, न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच और साइटोप्लाज्म के बीच। यानी न्यूक्लियस से जो ये सब यूनिट है वो निकल के कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, और वहां पे वन लार्ज एंड वन स्मॉल सब यूनिट मिलकर के असेंबल होके राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगा। ओके, बात आई समझ में। क्या बोला मैंने बेटा कि जो ये न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं इसको। और ये इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये स्ट्रक्चर होता है डबल लेयर्ड कवरिंग होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या काम करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मटेरियल का बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं जो डेंस स्ट्रक्चर होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं जो आपको क्या होते हैं, डेंस स्ट्रक्चर होते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, राइबोसोमल सब यूनिट बनता है, राइबोसोमल सब यूनिट बनता है। और ये सब यूनिट क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जाता है और वहां लार्ज सब यूनिट से मिलकर के दोनों असेंबल होता है और राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। अब जो है बेटा आगे बात करें कि न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम कहाँ से आया, ये आप देख रहे हैं क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्रोमैटिन जो है वो क्या होते हैं, एक साथ मिल करके, जबकि ये न्यूक्लियस जब सेल का डिवीजन होने लगता है, जब सेल डिवीजन को शुरू होते कि अब सेल का डिवीजन होगा, तब ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या करते हैं, मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, आपको क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे ये लिखा है द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच आर विजिबल। ये कब विजिबल होगा, मैंने बोला ना बेटा ये कब विजिबल होगा, जबकि आपका सेल अबाउट टू डिवाइड होने वाला है, तब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है इसके अंदर वो क्या हो जाते हैं, आपको एक साथ मिल करके एक फॉर्म करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और क्रोमोसोम क्या करते हैं बेटा, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के फॉर्म में क्या करेगा बेटा, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए के फॉर्म में ये क्या करता है, एक कैरेक्टर का
एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में इनहेरिटेंस करता है इंफॉर्मेशन का। ओके, तो डीएनए आपका जो हो गया वो क्या कंटेन करता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल। ऑब्वियस ही बात है ना, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कितनी बार आपको एक नंबर में पूछ देगा। व्हाट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स, जीन कहते हैं सेगमेंट को, जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसको जीन कहते हैं। अगर हम बात करें इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल द डीएनए इज प्रेजेंटेड पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, अगर जब तक ये जो हमारा सेल है वो क्या होगा, अभी बताया था मैंने कि अगर ये सेल क्या है कि जब तक डिवाइड नहीं होता है या मतलब डिवाइड होने तक नहीं आता है तब तक ये क्रोमैटिन में मटेरियल में रहता है, और ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या हो जाता है, इंटेंगल्ड हो जाता है, एक दूसरे के साथ मिल जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। वो रॉड शेप स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, क्रोमोजोम कहलाता है। ये क्रोमोजोम क्या करता है, ये क्रोमोजोम कंटेन करता है इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। ये इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर को पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कैरेक्टर को या इनहेरिटेंस को भेजता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की कि न्यूक्लियस क्या होती है, तो न्यूक्लियस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियस क्या होती है। न्यूक्लियस हमारा ब्रेन ऑफ द सेल होता है, हमारे सेल का ब्रेन होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से न्यूक्लियस आपका जब ये डिवाइड होने वाला होता है, सेल डिवाइड होने वाला था, तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन होता है वो क्या करता है, क्रोमोजोम में चेंज हो जाता है। ओके बेटा, चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखिएगा बेटा कि जो यहाँ पे है ट्रेट्स ऑफ क्यूरियोसिटी, सम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, कुछ हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मेच्योर रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है, ब्लड को यानी ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में भेजना। तो ह्यूमंस डू नॉट हैव न्यूक्लियस, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जो हमारा आरबीसी सेल होता है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइड मोर स्पेस, क्यों नहीं न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसका जो काम है, स्पेसिफिक जॉब है, इसका जॉब है कि ये जो है अलाउंग इट टू ट्रांसपोर्ट ए लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को बॉडी के हर बॉडी पार्ट तक पहुंचा सके या और सेल तक पहुंचा सके। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको जगह होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो इस स्पेस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या होगा, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, इसका ये है बेटा कि इसका जो लाइफ स्पैन है आरबीसी का वो छोटा होता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये खुद को डिवाइड या खुद को रिपेयर नहीं कर सकता है। इसका मतलब इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, छोटा होता है। अप्रोक्सीमेटली 120 डेज जो होता है किसी भी आरबीसी का, अगर हम लाइफ स्पैन देखें तो ये होता है 120 डेज का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको आगे भी बहुत काम देगा। 11th-12th में भी कितने बार ये क्वेश्चन पूछ देता है कि आरबीसी कितने दिनों का लाइफ स्पैन होता है, और क्या और पूछता है कि कौन सा ऐसा बॉडी का सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर सेल के अंदर हो, इसलिए उसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए और आपको न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, उसका कोई ड्रॉबैक तो होगा ही। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हुआ, वहाँ पे हमें माना कि उसको ज़रूरत है इसीलिए नहीं है, लेकिन इसका क्या ड्रॉबैक है, तो इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, तो इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो छोटा हो जाता है, ये 120 डेज का हो जाता है। ओके, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, आपको ये सब समझना होगा। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ समझेंगे तो आगे की क्लास में आपको अच्छा काम देगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। पहले ही बताया बेटा कि सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अकॉर्डिंग सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक प्रोकैरियोटिक था और एक यूकैरियोटिक था। एक प्रोकैरियोटिक था एंड दूसरा क्या था, यूकैरियोटिक था।
ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता था बेटा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता था, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देयर डीएनए इज प्रेजेंट इन सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन। और इसीलिए यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, जो रीजन कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं उसको। ओके, अब आगे बात करते हैं हम क्या, कि राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखें, ये न्यूक्लियस मैंने आपको पहले बता दिया, ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस से जो जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, वो है आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो है आपको ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले इस पे आप देखिएगा, ये छोटे छोटे डॉट बना हुआ है, पॉइंट बना हुआ है, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका राइबोसोम है। ये क्या है आपको, राइबोसोम। और राइबोसोम का क्या काम होगा? अब ये फैक्ट्री का एक वर्कर है ना, तो इसका क्या काम होगा? ये है प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने का काम करता है। दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर may be present either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum। ये ऐसा नहीं है कि बस यहाँ ही आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलेगा, ये फ्रीली राइबोसोम में भी मिलता है। और ये क्या होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम काम करता है। राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या काम होता है बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ओके। अब बात करते हैं, तो दो चीजों के, न्यूक्लियस का काम हमने देख लिया, राइबोसोम का काम हमने देख लिया। अब हम काम देखेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या काम होता है। हम क्या देखेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कौन होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक लार्ज ऑर्गेनल होता है और कैसे स्प्रेड होता है, नेटवर्क के लाइक। और ये किसके किसके बीच लगा होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस से ये लगा हुआ है, और साइटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बीच में ये कनेक्टिविटी का काम करता है। ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कंटिन्यूअस विथ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, और at the endoplasmic reticulum plays a key role in the synthesis and transport of proteins। ये किस चीज में काम करता है बेटा, किस चीज में मदद करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में, फैट के सिंथेसिस में, एंड सम हार्मोन्स के सिंथेसिस में। ठीक है। अब ये किसमें कौन सा सिंथेसिस करेगा, किसमें प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, किसमें लिपिड का करेगा, किसमें फैट का मतलब लिपिड या फैट, या किसमें हार्मोन्स का करेगा। ये स्पेशलाइज्ड सेल होता है, अलग अलग सेल में ये अलग अलग चीजों का सिंथेसिस करता है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। कैसा कैसा, एक होगा आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जहां पे देखेंगे रफ इंडोप्लाज्म। जब हम माइक्रोस्कोप से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे बेटा, तो वहां पे आपको दो तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है। एक हमारा क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा जो आपको स्मूथ दिखेगा और एक आपको रफ दिखेगा। तो रफ कौन सा होगा, जहां जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जिसमें राइबोसोम अटैच्ड होगा, इसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच होगा, तो वो आपको क्या दिखेगा, वो आपको रफ दिखेगा। तो ये राइबोसोम अटैच होता होगा तो इसका क्या काम होता होगा, क्योंकि राइबोसोम का काम हमने क्या बताया था कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, जो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करता है बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और प्रोटीन का सिक्रेशन करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए, इन ग्लैंड सेल सच एज पैनक्रियाटिक सेल्स में। पैनक्रियाटिक सेल्स में क्या करता है, ये किस चीज का सिक्रेशन करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है और प्रोटीन का सिक्रेशन करता है। ओके। अब नेक्स्ट आते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या कहता है, इसके बारे में आप देखिए, इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम नहीं होता है, इसीलिए ये आपको क्या दिखता है, ये आपको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या आपको होता है कि इसमें आपको राइबोसोम, इसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं दिखता है, सरफेस पे आपको राइबोसोम नहीं दिखता है। ठीक है। इसीलिए ये क्या कहता है, इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स। ठीक है। मैंने क्या बोला था बेटा कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है प्रोटीन
लिपिड यानी कि फैट, और किसका सिंथेसिस करना, हार्मोन का सिंथेसिस करना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमने क्या देखा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसमें क्या लगा रहता है, राइबोसोम लगा होता है। तो ये राइबोसोम के कारण ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, फैट्स एंड हार्मोन्स को सिंथेसिस करता है और स्टोरेज करता है। आ गई बात समझ में, पक्की बात है। चलिए अब आगे आते हैं कि आपको आगे पढ़ना है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी भी को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं द पैकिंग एंड शिपिंग सेंटर्स। इसको क्या कहते हैं, पैकिंग एंड शिपिंग सेंटर्स। मतलब अच्छा एक बात बताइए कि आप को एक जगह से दूसरी जगह कुछ भेजना होता है तो आप क्या करते हैं, कुरियर का काम कर, कुरियर को बोलते हैं कि भाई मेरा सामान भेज दो। तो ऐसे ही जो हमारे सेल है उसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी सिंथेसिस हो रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी भेजना होगा। तो उसके लिए कोई ऐसा तो चाहिए जो कुरियर का काम करे। तो यहाँ पे ये जो हमारा गोल्जी एपरेटस है वही ये काम करता है। अगर आप यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं ये गोल्जी एपरेटस, यहाँ पे आपको गोल्जी एपरेटस का ये आपको देखिए बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है गोल्जी एपरेटस है। ठीक है, अब ये क्या काम कर रहा है, ये इस तरह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरह से आपको यहाँ पे बना हुआ है। तो ये गोल्जी एपरेटस जो है वो क्या काम करता है, तो वो काम करता है बेटा, नोटिस सैक ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया कि किस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर है। टुगेदर दिस सैक फॉर्म द गोल्जी एपरेटस, इट इज फंक्शनली लिंक्ड। ये किससे लिंक्ड होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिंक्ड होता है, एंड द सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर सेल ऑर्गेनल, और ये अदर सेल ऑर्गेनल के साथ भी लिंक्ड होता है। द गोल्जी एपरेटस एक्ट्स लाइक द सेल्स पोस्ट ऑफिस। अभी मैंने क्या बताया बेटा, ये सेल का पोस्ट ऑफिस, मतलब ये कुरियर का काम करता है। एक जगह से दूसरे जगह जो आपका मटेरियल बन रहा है उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है। जैसे आपने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, मतलब हमारे सेल ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, हमारे सेल ने क्या बनाया, लिपिड बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, ये जो भी बनाया, हार्मोन्स बनाया, तो उसको एक सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, तो कुरियर कंपनी की जरूरत पड़ेगी, पोस्ट ऑफिस की जरूरत पड़ेगी। तो वो पोस्ट ऑफिस हमारा कौन सा है, गोल्जी एपरेटस है। इट मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैकेजेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन। क्या यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है बेटा, ये किसका फॉर्मेशन करता है, एक और चीज क्या है जो कुरियर कंपनी की तरह काम करता है, वो तो करता है, पैकेजिंग करता है, शिपिंग करता है, ये तो करता ही है, साथ में लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। अब ये लाइसोसोम होता क्या है, ये भी हमारा एक पार्ट होता है किसका, सेल का। सेल के अंदर जो है एक लाइसोसोम होता है जिसको ये बनाता है गोल्जी बॉडी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सेल के लिए, हमारे सेल के लिए जो लाइसोसोम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि ये क्लीन अप सिस्टम है। क्या है बेटा यहाँ पे, क्लीन अप सिस्टम, मतलब कि अच्छा एक बात बताइए, सब काम हो रहा है आपके घर में, हर एक काम हो रहा है, खाना बन रहा है, आप खा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप हर काम कर रहे हैं, और घर को आप कभी साफ ही नहीं करें तो क्या होगा, घर गंदा होगा। घर में गंदगी होगी तो क्या होगा, बहुत सारा बैक्टीरिया हो जाएगा, बहुत सारा बैक्टीरिया हो जाएगा, बहुत सारे उससे क्या होंगे, रोग होंगे, डिजीज होंगे तो इंसान क्या होगा, परेशान होगा, किसी न किसी तरह से वो बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल का चक्कर लगाएगा। ऐसे ही हमारा सेल जो है उसको भी क्लीन अप की जरूरत होती है। सारा काम तो हो रहा है, हमने क्या देखा कि कितना सारा काम हो रहा है। अभी हमने देखा कि राइबोसोम क्या काम कर रहा है, न्यूक्लियस क्या काम कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, इतना चीज बन रहा है, फिर उसको आप एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब काम हो रहा है। तो इस काम के बीच में एक काम होता है क्लीन अप का काम, कि अगर कोई सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको कौन डैमेज करेगा, तो ये लाइसोसोम उसको डैमेज करेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा,
अगर ऐसा नहीं होगा, अगर लाइसोसोम ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारा सेल खराब होगा, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है क्या हो जाएगी, बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। तो लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सिंपल सा ऐसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है विथ एंजाइम विच कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड इवन, और क्या करता है बेटा, क्या क्या चीज को, जो डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द सेल कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्दी, जो एक्स्ट्रा आपको प्रोटीन है या लिपिड है या आपको जो भी आप डैमेज्ड पार्ट हो गया सेल का, उस सब को क्या करता है, क्लीन करता है और आपके सेल को हेल्दी रखता है। समटाइम क्या होता है बेटा कि ऐसा हो जाता है कि कोई सेल ही आपको ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल खराब हो गया, तो इस सेल को भी खुद उसका जो लाइसोसोम है वही खा लेता है, मतलब वह लाइसोसोम पूरा के पूरे सेल को ही अपने अंदर ले लेता है, इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, तो वो सेल खत्म। तो इसीलिए लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल का एक पार्ट होता है तो छोटा सा, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा काम करता है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन एंड रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर दे मे बी रीयूज्ड इन द अदर सेल्यूलर प्रोसेस। अगर अदर सेलुलर प्रोसेस में काम है तो वो काम कर लेगा, अगर नहीं काम है तो उसको वेस्ट मटेरियल के थ्रू साइटोप्लाज्म से निकाल देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ह्यूमन स्पर्म सेल जो है वो क्या कंटेन करता है, लाइसोसोमल एंजाइम होता है। जब स्पर्म क्या होता है, मीट करता है एग से, तो ये एंजाइम किस चीज के लिए काम करता है, आउटर लेयर ऑफ एग को ब्रेक डाउन करता है किसका, आउटर लेयर ऑफ एग को, ताकि अलाउइंग फर्टिलाइजेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो सके। ठीक है, ये सब तो आगे हम पढ़ेंगे, आगे के क्लास में तो पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में ये सब आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं बेटा, द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे मैंने न्यूक्लियस को बोला ब्रेन ऑफ द सेल, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि जो एनर्जी सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही होती है। एनर्जी की सप्लाई कहाँ से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सब आपको एक एक पॉइंट को याद रखना है। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी नीड होता है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, उसको सप्लाई करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का है, इसमें क्या क्या है आप देखिए, यहाँ पे मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो है इनर मेम्ब्रेन, ये कैसा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये क्या है बेटा, आपको दिख रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। यहाँ पे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिस्टी। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। ये क्या होता है बेटा, स्मूथ होता है और पोरस होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन। और क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है और अदर मॉलिक्यूल्स होता है उसको ब्रोकन डाउन करता है, किसमें, एनर्जी में। ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड सेल्यूलर रिस्पिरेशन। जब सेल्यूलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब इस एनर्जी को आपको ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये होता है एटीपी के फॉर्म में स्टोर। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच एक्ट एज द एनर्जी करेंसी। इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, रुपया, कितना आपको क्या चाहिए एनर्जी के लिए, क्या चाहिए, रुपया चाहिए। मतलब कि आपको कुछ लेना है तो कुछ खरीदना है तो क्या चाहिए, रुपया चाहिए ना, पैसा चाहिए। हमारा करेंसी क्या है, रुपीज है।
उसी तरह जो एनर्जी की करेंसी है उसको कहते हैं एटीपी। एटीपी इज द करेंसी ऑफ, एटीपी इज द करेंसी ऑफ क्या, एनर्जी। एनर्जी की करेंसी को क्या कहेंगे बेटा, एटीपी कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। अब आगे बात करते हैं क्या है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है बेटा, अब मैंने क्या बताया था आपको बेटा कि जैसे ही ह्यूमन बींग में सेल होते हैं वैसे ही प्लांट में भी सेल होते हैं। कुछ ऐसा सेल होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर जो ह्यूमन बींग में नहीं होते हैं, मतलब एनिमल सेल में नहीं होते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल, दो तरह के सेल होंगे, जो प्लांट सेल होंगे और एनिमल सेल होंगे। तो कुछ ऐसे भी सेल के पार्ट्स है, ऑर्गेनल है, जो प्लांट सेल में तो है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि सेल वॉल, सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल किस में है, प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। और क्यों नहीं है ये भी मैंने बताया था, क्योंकि हम तो अगर कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट में चेंजिंग आया तो हम अंदर घर भाग के आ जाते हैं क्या, लेकिन प्लांट सेल आ सकता है नहीं, उसे तो एक ही जगह अपने जगह पे ही खड़े रहना है। तो उसको क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होगा, रिजिड होगा। उसके लिए क्या जरूरी होती है बेटा, सेल वॉल की जरूरत होती है। सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, जो उसको क्या करता है, रिजिडिटी प्रदान करता है, रिजिडिटी देता है। ओके, तो ये बात हो गई किसकी, सेल वॉल की। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, और क्या क्या है जो प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। तो दूसरा चीज अब आप पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है बेटा, प्लांट सेल में होते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड्स को क्या कहते हैं, सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल एंड बियॉन्ड। जैसा कि आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द सेल दैट कम्स फ्रॉम फूड। जो फूड से एनर्जी आता है उसको क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द सेल, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन एनिमल कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग। लेकिन एनिमल क्या करता है, फूड उसको कहाँ से मिलता है, वो तो खुद अपना फूड बनाता है ना, वो अपना सिंथेसिस फूड खुद करता है। यहाँ तो सेल को हम क्या कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो उससे एनर्जी ले रहा है सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, उस एनर्जी को सेल तक पहुंचा रहा है, वो उसको प्रिजर्व रखता है और सेल को जब जरूरत पड़ता है उसको रिजर्व रखता है, सेल को जब जरूरत पड़ता है तो वो देता है, क्योंकि उसको माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ पे एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन वो एनर्जी उसको मिल कहाँ से रही, फूड से मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात, प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल क्या करता है, अपना फूड खुद बनाता है। एनिमल सेल तो फूड ले लिया अपने सराउंडिंग से, वो प्लांट से भी ले लिया, एक एप्पल खा लिए हम, प्लांट से ले लिए और हमारा क्या हो गया, एनर्जी हमको मिल जाएगा। तो वो एनर्जी क्या है, कौन लेगा, वो एनर्जी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी बाकी सेल तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे हम क्या बात करें बेटा, लेकिन हम अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या करता है, अपना भोजन खुद बनाता है, अपना खाना खुद बनाता है, अपने खाने का सिंथेसिस खुद करता है। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। आपको पता है, आपने पढ़ा है, बचपन से ही पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो किस, उसमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या चीज की जरूरत होती है, तो सनलाइट की जरूरत होती है, ऑब्वियस ही बात है। और क्या होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत। तो ये सब तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें इन्वायरमेंट से मिल जाता है, लेकिन क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल हमारा क्या किससे मिलता है, ये जो प्लास्टिड्स है ये इसके फॉर्म में, वेयर प्लांट सिंथेसिस फूड ऑब्टेन एनर्जी सेलुलर एक्टिविटीज, प्लांट्स यूज ए स्पेशल ऑर्गेनल कॉल्ड प्लास्टिड्स टू फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज, ठीक है। तो ये प्लास्टिड्स होते हैं, तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्टिड्स जो होते हैं हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, क्या क्या, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फूड को प्रिपेयर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस में फूड को प्रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, समझ गए, क्लोरोप्लास्ट। ये जो है एक टाइप का, क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक टाइप का प्लास्टिड्स, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको बेटा कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्लास्टिड्स थ्री टाइप्स के होंगे, आपका क्लोरो प्लास्ट, दूसरा क्रोमो प्लास्ट
और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी आप जानिए कि 3 होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड्स है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये तो आप जानते हैं क्लोरोफिल क्या करता है, क्या काम क्या है, एब्जॉर्ब करना सनलाइट को। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, हम हर चीज का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो है यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है, तो ये डबल मेम्ब्रेन हो गया। इसके बीच आपको क्या दिख रहा है बेटा, डिस्क शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत सारा डिस्क का शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। और इसके बीच में जो है, इसके जो बीच में फ्लूइड भरा हुआ है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है वो प्लास्टिड जो है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके बीच में जो फ्लूइड है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। साथ में यहाँ पे पॉइंट छोटा छोटा दिख रहा है, वो आपका है राइबोसोम और डीएनए भी होता है। प्लास्टिड्स के अंदर अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा, अपना डीएनए होता है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है बेटा। अब यह माइटोकॉन्ड्रिया और इसके बीच में भी बहुत सारा इक्वालिटी है, वो क्या है अभी बताएंगे आपको। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिख रहा था, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन था, इनर मेम्ब्रेन था, और इसमें भी आपको डबल मेम्ब्रेन है। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर इज ए सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा। उसमें भी आपको बताए थे कि सेमी फ्लूइड होता है, जिसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है सेमी फ्लूइड होता है, और इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, सेमी फ्लूइड दिख रहा है, जो जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन होते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा फिगर में तो अच्छे से आपको दिखेगा, डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि क्या कंटेन करते हैं बेटा, क्लोरोफिल। यही डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन जो है, इसके बीच में क्लोरोफिल कंटेन होता है, और यहीं से आपका लाइट एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब होता है। जब फोटोसिंथेसिस होती है उस प्रोसेस में क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट को कैप्चर करता है। द शुगर सिंथेसिस इन द प्रोसेस आर स्टोर्ड इन स्ट्रोमा। जो शुगर का सिंथेसिस होगा किसमें, प्रोसेस ऑफ जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा उसमें जो आपका शुगर का सिंथेसाइज्ड होगा वो कहाँ स्टोर करके रखता है, स्ट्रोमा में स्टोर करके रखता है, इसके साथ along with स्टार्च ग्रेन्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सम फीचर्स, बताया था आपने कि मैंने बताया था कि सिमिलर फीचर होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में, और ये सिमिलर फीचर किसकी तरह होता है, वो होता है बैक्टीरिया की तरह। ऐसे ही बैक्टीरिया में भी होता है, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ऐसे ही प्लास्टिड्स में भी होता है। क्या क्या सिमिलर होता है बेटा, तो ये जो है अपना डीएनए सबके पास होता है, तीनों के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होगा, प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए होता है, बैक्टीरिया के पास तो होता ही अपना डीएनए। साथ में राइबोसोम भी होता है। अभी आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम था, प्लास्टिड्स में भी राइबोसोम था, और बैक्टीरिया में भी राइबोसोम होता है। एंड दस दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, और इसीलिए जो प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया है वो अपना प्रोटीन खुद सिंथेसिस कर पाते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या सजेस्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड शेयर एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री विथ दीज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जैसा इवोल्यूशन बैक्टीरिया में हुआ है, ऐसा ही इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसके साथ है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के साथ भी है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या क्या देखा कि जो ये प्लास्टिड्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, उसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम देखते हैं कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट को देखने के लिए अगर आपको एक क्वेश्चन करता है, यहाँ पे क्या करता है कि जो ये फ्लावर्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें वेरियस कलर्स होते हैं, वो आखिर कैसे होते हैं बेटा। हाउ डू फ्लावर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एक्वायर वेरिड कलर, इतने सारे कलर कैसे उसके पास है। तो यही चीज मैंने आपको बताया था कि जो प्लास्टिड होते 3 तरह के, तो एक जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं। जो ग्रीन पिगमेंट था उसको हमने क्या बोला था,
क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। वो आपको क्लोरोफिल के किस में होता था, क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन अब अगर हम देखें कि रेड कलर का भी फ्लावर होता है, ब्लू कलर का भी होता है, मतलब वेरियस कलर का भी येलो भी होता है, पिंक भी होता है, ऑरेंज भी होता है, ऐसा कैसे होता है? क्योंकि ये जो कंटेन करता है पिगमेंट, वो क्लोरोफिल के अलावा भी पिगमेंट कंटेन करता है, जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब ये दूसरे तरह का जो प्लास्टिड्स है उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। मैंने बताया था कि प्लास्टिड को आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा हो जाएगा आपका ल्यूकोप्लास्ट बेटा, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके बारे में हमने देख लिया कि क्लोरोफिल होता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा कलर है वो कहाँ से आता है। तो कलर जो है ये क्रोमोप्लास्ट से आता है। क्रोमोप्लास्ट किससे लिया गया, ग्रीक वर्ड से लिया गया। क्रोमा मतलब होता है कलर, जो पिगमेंट देता है कौन कौन सा, वेरियस पिगमेंट देता है, कोई भी कलर हो सकता है, येलो, ऑरेंज, रेड, बहुत सारा। सोर्सेस ऑफ ब्राइट कलर इन सच फ्लावर एंड फ्रूट, सच ब्राइट कलर्स हेल्प इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। जो ये आखिर इसको चाहिए क्यों, कलर क्यों चाहिए? जो फ्रूट है, जो वेजिटेबल है, जो फ्लावर है, उसको कलर क्यों चाहिए? ये कलर आपको मेनली और चाहिए कि ताकि पॉलिनेटर्स जो है, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन हो सके, सीड का डिस्पर्सल हो सके, पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल हो सके। ये चीज पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल होने के लिए क्या चाहिए, पॉलिनेटर्स चाहिए। तो पॉलिनेटर्स के लिए हमें कलर का होना, मतलब हमें नहीं, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को कलर का होना जरूरी होता है, ठीक है। अब तीसरे तरह का प्लास्टिड की बात करें तो वो क्या है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट, जिसका मतलब होता है, ल्यूको का मतलब होता है, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, कोई कलर नहीं देता है, व्हाइट कलर होता है। तो ये कलर नहीं देगा तो कुछ तो काम करेगा ना, अगर है प्लास्टिड में तो कुछ तो काम करेगा। क्या काम करेगा, ये ऐसा काम करेगा कि ये आपको फूड मटेरियल जो है, जैसे स्टार्च, जैसे प्रोटीन्स, इन सबको क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। और फॉर एग्जाम्पल ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो एंड टैरो सेल्स स्टोर स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करता है। ऐसे ही प्रोटीन को भी स्टोर करता है। पोटैटो में क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट क्यों होता है, क्योंकि ये स्टार्च को स्टोर करता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लास्टिड्स हो गया। इसके अलावा अब बात करते हैं वैक्यूल, जो कि होता तो दोनों में है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में वैक्यूल होता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में हमारा क्या होगा, वैक्यूल होता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, बिग वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, बहुत छोटा, स्मॉल वैक्यूल होता है। क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है कि प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है? आप सोचे कभी कि ऐसा क्यों होता है कि प्लांट सेल के जो वैक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं, बिग वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल होते हैं, और एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल होता है? ऐसा क्यों होता है ना? क्योंकि बेटा क्या रीजन है इसका, तो जो प्लांट सेल होते हैं उनको फूड, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि जो हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कहीं से खाना लेते हैं, खाना खा लेते हैं, बना, मम्मी को बोलते मम्मी भूख लगी है खाना दो। लेकिन क्या प्लांट के पास मम्मी है जो बोलेगा मम्मी मम्मी भूख लगी खाना दो? तो नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि उनके पास अब फूड को की नेसेसिटी हो, तो फूड की अगर नेसेसिटी होगी तो कहीं अगर स्टोर करने का जगह बड़ा रहेगा तभी तो वो उसको क्या करेगा, खाना देगा। या अगर उसको रिजिडिटी चाहिए, उसको स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा? तो इसीलिए यहाँ जो वैक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑर्गेनल को के लिए स्टोरेज और सपोर्ट का काम करते हैं। मैंने अभी बताया ना कि स्टोरेज का भी काम करेगा और सपोर्ट का भी काम करेगा। प्लास्टिड्स सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट प्रोड्यूस फूड एंड टेम्पोरली स्टोर इट। और इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जब खाना बनता है तो सारा का सारा तो एक साथ नहीं खत्म हो जाता है, जब वो प्रोड्यूस करते हैं फूड को तो सारा का सारा फूड को खत्म नहीं कर देते वो, बल्कि क्या करते हैं, उस फूड को स्टोर करते हैं। उस फूड को क्या करते हैं बेटा, स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने का काम करते हैं। तो अदर प्लास्टिक जैसे ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टोरिंग फूड करता है, बट वेयर द वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट मटेरियल स्टोर इन द सेल।
कि लेकिन अगर हम बात करें कि फूड को, तो मैंने बोला कि फूड का स्टोर करने का काम कहाँ होगा, फूड को स्टोर करने का काम कौन करेगा बेटा, जो ये ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट, वो फूड को ल्यूको LEU ल्यूकोप्लास्ट, ये फूड को स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है। लेकिन जितने जो वाटर है, मिनरल्स है या वेस्ट मटेरियल है, उसको कौन स्टोर करेगा, तो उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, वैक्यूल्स चाहिए। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये जो हमारा ऑर्गेनल होता है वैक्यूल्स, वो क्या काम करता है, वो स्टोरेज एंड सपोर्ट का काम करता है। अब कैसे स्टोरेज और सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मैंने बताया कि फूड जो स्टोर होता है वो ल्यूकोप्लास्ट में होता है, फूड जो स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है, ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होता है, जो एक टाइप का प्लास्टिड है। लेकिन जो आपका वाटर और मिनरल है वो कहाँ स्टोर होगा, वाटर और मिनरल कहाँ स्टोर होगा, और या फिर वेस्ट मटेरियल कहाँ स्टोर होगा, सेल में। तो उसके लिए क्या चाहिए, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। एक वैक्यूल होता है बेटा जो आपको सराउंडेड बाय सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी आप बात कर रहे हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन और क्या होता है हमारे सेल में, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन और क्या होता है हमारे सेल में, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये भी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ताकि जो हमारा सेल है, वो मतलब वैक्यूल है, उसके अंदर क्या आना है क्या जाना है वो फिक्स हो सके। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट ही अंदर आ जाए, हाँ, या सारा जो है वेस्ट बाहर निकल जाए और प्लांट हमारा मुरझा जाए, या जो सारा पानी है वो निकल जाए और प्लांट हमारा मुरझा जाए, ठीक है। तो द वैक्यूल इज फिल्ड विद द वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। उसमें क्या होता है बेटा, वाटरी फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं सेल सैप। The vacuole store water, minerals, sugars and waste material. By storing large amount of water, the vacuole helps maintain pressure inside the cell. वो चूंकि इसके अंदर जो होता है, सेल के अंदर जो वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं, वाटर आपके ज्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट में होते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, प्रेशर मेंटेन करते हैं सेल के अंदर। एंड कीप्स द प्लांट सेल फॉर्म, और प्लांट सेल को ये खड़े रहने में, रिजिड रहने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। क्यों हेल्प करते हैं बेटा, क्योंकि ये प्रेशर को मेंटेन करता है। ये किस चीज को मेंटेन करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है। और अगर प्रेशर को मेंटेन करेगा तो क्या हो जाएगा, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर अगर मेंटेन है तो कोई भी चीज अपने पोजीशन पे खड़ा रहेगा। अगर प्रेशर बढ़ गया, यानी कि अगर बाहर का प्रेशर बढ़ गया और अंदर का प्रेशर घट गया, तो वो क्या हो जाएगा, क्या वो फॉर्म खड़े हो पाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग ही खड़े हैं क्योंकि हम अपने आप को स्टेबल कर पा रहे हैं, और कुछ ऐसा प्रेशर आ जाए जो हमें क्या करे, हम अपने आप को उसके अपोजिट में रिजिड नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, हम झुक जाएंगे, हम गिर जाएंगे। इसी तरह जो हमारे प्लांट होते हैं उनको भी क्या होता है, वो बाहर के इन्वायरमेंट में देखते कितने हार्श वेदर में उन्हें रहना पड़ता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा, इतनी तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, फिर भी वो अपने आप को सपोर्ट के साथ खड़े रख लेते हैं। और कितनी बार होते हैं ना कि पेड़ गिर जाते हैं, अगर वहां पे प्रेशर बैलेंस नहीं हो पाया तो वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता, प्रेशर बैलेंस नहीं होता, तो सारे के सारे पेड़ गिर जाते हैं ना, सारे के सारे पेड़ मुरझा जाते हैं, सारे के सारे पेड़ टूट जाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए क्या कहता है कि जो सेल फॉर्म करने के लिए, सेल को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर जो है वो इक्वल होना चाहिए। When plant does not get enough water, the vacuole lose water. अगर हमारे प्लांट के अंदर क्या होता है, इनफ वाटर नहीं हुआ, अगर मान लीजिए हमारे घर में एक प्लांट लगा हुआ है, हम डेली इसमें पानी नहीं डालें, तो क्या होगा, वैक्यूल धीरे धीरे क्या करेगा, प्लांट्स के को वाटर देने लगेगा। और जब वो प्लांट को वाटर दे देगा तो वो वैक्यूल के अंदर प्लांट कम हो जाएगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा, प्लांट्स विल्टेड हो जाएगा, ठीक है। और से एनिमल सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स आर समटाइम्स प्रेजेंट ऑल्दो दे आर नॉट एज लार्ज इन प्लांट वैक्यूल। मैंने बोला था ना, प्लांट वैक्यूल की तरफ बड़ा नहीं होता, एकदम छोटा सा होता है। दे आर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल को स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास एक सुविधा है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचाने के लिए बहुत सारे चीज़ों का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे मान लीजिए हम घर के अंदर चले जाए, हम बाहर ना जाए, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर सकते। खाना हमें जब भूख लगे तो हम खाना खा सकते हैं। हम अपना खाना जो है वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, लेकिन प्लांट्स को अपना खाना खुद बनाना पड़ता है। तो उनको क्या होती है, ज़्यादा चीज़ स्टोर करने की ज़रूरत होती है। उनको बाहर में अपने आप को फॉर्म रखने के लिए क्या होता है, ज़्यादा मतलब
प्रेशर जो होता है वो इक्वल करना पड़ता है इन्वायरमेंट के प्रेशर से, तो इसीलिए वहां पे वैक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, ज्यादा बड़े होते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा है, डू व्हाइट फ्लावर्स कंटेन एनी पिगमेंट। अब बताइए आपको कि अभी मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी पिगमेंट होता है, जैसे मैंने बताया था तीन तरह के क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो जब क्रोमोप्लास्ट होते हैं तो क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, कलर होते हैं। तो अगर कलर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं है ना। अब बात करते हैं बेटा, क्या बात करेंगे हम लोग कि ये जो सेल होते हैं। अच्छा एक बात बताइए बेटा, आपको पता है कि जो हम लोग छोटे से इतने बड़े कैसे हो जाते हैं। अगर बात करें कि जब हम लोग जन्म लेता है कोई बच्चा तो कितना छोटा रहता है, ये जन्म की भी बात ना करें, अगर बात करें कि ये एक सिंगल सेल जाइगोट से इतने बॉडी का इतना सारा पार्ट्स, इतने सारे सेल, और फिर हम जब जन्म लेते हैं तो छोटे से इतने बड़े क्यों बन जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। क्या सेल का साइज बड़ा हो जाता है। अगर पूछे कि क्या हो रहा है बेटा, सेल का साइज बड़ा हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि सेल का साइज इतना बड़ा हो जाएगा। सेल का साइज तो फिक्स ही होता है, एक रेंज तक ही वो बड़ा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं है कि सेल का साइज जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। सेल का साइज एक रेंज तक फिक्स होता है, ठीक है। तो फिर आखिर हम इतने ग्रो कैसे कर जाते हैं, हम या कोई भी एनिमल या प्लांट, जो भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करते हैं, ये आपको पता है, चाहे वो सिंगल सेल का बना हो या मल्टी सेल का बना हो। तो ये जो ग्रो करते हैं उसका क्या रीजन होता है बेटा, उसका रीजन है सेल डिवीजन। उसका क्या रीजन है, सेल डिवीजन, ठीक है। हाउ डू नॉर्मल सेल ग्रो एंड डिवाइड। हम लोग, हमारा जो है नॉर्मल सेल जो है वो कैसे ग्रो और डिवाइड होता है, ठीक है। आप क्या देखते हैं बेटा, जब कभी क्या होता है हमें कट लग जाती है, जब कभी क्या होता है हमें कट लग जाती है, तो क्या वो स्किन कभी हील नहीं होता है, ऐसा होता है नहीं। फ्यू डेज के बाद क्या आप देखते हैं कि ये जो हमारा स्किन है वो हील हो गया। ऐसे ही अगर हम देखें कि हमारा हेयर ऐसे करते हैं तो हेयर निकल जाता है, लेकिन ऐसा होता तो सारा हेयर ही खत्म हो जाता है, हमारे जो जितने बाल हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, हम टकले हो जाते हैं, गंजे हो जाते हैं। कैसे लगता है अगर हम सब गंजे हो जाते तो, अच्छा तो नहीं लगता, तो सब गंजे हो जाते तो नहीं होता है ना, गंजे नहीं होते हैं, हमारे सर पे फिर से बाल आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बताइए बेटा, क्योंकि ये जो सेल हमारे हैं वो क्या करते हैं, वो फिर से ग्रो करते हैं और डिवाइड करके फिर से ग्रो कर लेते हैं। इट हैपेंस सेल्स इन आवर बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड, वो डिवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं। और क्या क्या करते हैं बेटा, जो ओल्ड और डेड सेल है या डैमेज सेल है उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब व्हेन आवर बॉडी ग्रोज, इसका मतलब क्या है कि सेल बिगड़ नहीं हो रहे, बल्कि सेल जो है वो अपना साइज तो मेंटेन करता ही है, वो मल्टी सेल हो जाते हैं। मतलब हमारे बॉडी में देखें तो ट्रिलियन ऑफ सेल्स है, बहुत सारे सेल हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, और अगर अच्छा एक बात बताइए, और एक चीज पूछती हूँ मैं आपसे, एक मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए कि क्या है कि सारे सेल एक ही टाइम पर एक ही तरह से ग्रो होते होंगे। सोचिए एक बात आपको मैंने बोला कि बेटा सोचिए कि हमारे बॉडी में तो बहुत सारे सेल है, मैंने बोला ट्रिलियन ऑफ सेल है, तो क्या ऐसा होता है कि हर एक सेल एक ही टाइम पर एक ही तरह से ग्रो हो रहे हैं, क्या ऐसा होता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए आपको एक यहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटीज को मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। क्या कह रहा है बेटा कि हम क्या लेते हैं, एक जार लेते हैं, टेक ए जार लिए और उसको हम प्लेन वाटर से भर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक जार लिया और उसको प्लेन वाटर से भर दिया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए आप, ये जो फोटो है इसमें आपको दिख रहा है ना, एक जार है, इसको हमने क्या किया है, प्लेन वाटर से, इसमें क्या दिया है बेटा, प्लेन वाटर, ठीक है। और इसमें अब क्या कर रहे हैं, नाउ प्लेस एन ऑनियन bulb over the jar in such a way that it bearing roots each emerge in the water। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस जार में जो ये जो अनियन बल्ब है उसमें जो आपका रूट है वो जार के अंदर जो वाटर है उसमें इमर्ज हो रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। अब इस सेटअप को आप 5 to 6 डेज के लिए छोड़ दीजिए और आप ऑब्जर्व करिए कुछ। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये रूट जो है धीरे धीरे ग्रो हो रहा है,
क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा, ये रूट जो है वो धीरे धीरे आपका ग्रो हो रहा है, ग्रो हो गया। जब ये ग्रो हुआ तो नीचे से जहां से आपका ग्रो हुआ है उसके 2 to 3 सेंटीमीटर को आप क्या कर लीजिए, काट लीजिए। उसके जो रूट है उस 2 to 3 सेंटीमीटर रूट को काट लीजिए, जो फ्रेशली ग्रोन हुए हैं, जो अभी इस पानी में डालने के बाद आपका ग्रोन हुए, उसको काट लीजिए। अब उसको क्या कर लिया, आप रूट को क्या करिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसीटो अल्कोहल। ये एसीटो अल्कोहल क्या है मैम, एसीटो अल्कोहल है एसिटिक एसिड और इथेनॉल। कौन सा एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और इथेनॉल का मिक्सचर है, जो किस मात्रा में होती है, जिस क्वांटिटी में होती है, किस रेशियो में होती है, तो 1:3 के रेशियो में होती है। ठीक है, 1 पार्ट ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड और इथेनॉल होता है 3 पार्ट में। ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम, एसीटो अल्कोहल पर 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। अब इसको फिर से हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, इथेनॉल में। इथेनॉल में क्यों ट्रांसफर करते हैं, ताकि इसको हम प्रिजर्व कर सके। इसको क्या कर सकते हैं बेटा, प्रिजर्व कर सकते हैं। अब हमने प्रिजर्व कर लिया। अब प्रिजर्व करने के बाद हम क्या करेंगे कि टेक 1 or 2 प्रिजर्व रूट्स, कुछ रूट को, 1-2 रूट को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। प्रिजर्व रूट जो हमने रखा था उसको निकाल लेंगे और उसको हम वाटर से धो देंगे। वाटर से धोने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर कुछ ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट मतलब आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बहुत कम अमाउंट, वो डाइल्यूट पानी में जब हम क्या करते हैं, बहुत कम अमाउंट ऑफ HCl मिलाते हैं, तो वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। जो कंसंट्रेशन में हम पढ़ चुके हैं और मैंने वो वीडियो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो कंसंट्रेशन जो होता है वो कम होता है तो उसको डाइल्यूट कहते हैं, मतलब अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो तो वो डाइल्यूट कहलाता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और रूट टिप्स के ऊपर हमने डाल दिया। ऐसा क्यों किया बेटा, क्यों डाले, क्योंकि ताकि हमारा रूट टिप्स जो है वो सॉफ्ट हो सके। अब इस रूट टिप्स को हम क्या करेंगे, 10 to 15 मिनट्स के लिए ये सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब ये सूख गया, उसके बाद इसमें क्या डालना है, एसीटोकेरामाइन स्टेन डालना है, एसीटोकेरामाइन स्टेन, ताकि ये फिर से सॉफ्ट हो सके। अब इसको ये बात क्या करेंगे बेटा, 5-10 मिनट के बाद इसको हम क्या करेंगे, स्लाइड के अंदर माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे इसको। तो हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो कट द टिप पोर्शन ऑफ द रूट ऑन द स्लाइड एंड पुट एट द कवर्ड स्लिप जेंटली स्क्वेज द ओवर। अब हम क्या देखते हैं, ये ऑब्जर्व क्या करते हैं, ये देख लेते हैं बेटा। हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखिए ऑब्जर्व हमारा क्या हो रहा है कि जो सेल का डिवीजन है वो हो रहा है। ठीक है, सेल का डिवीजन, क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया था, ग्रो हो रहा था, इसका मतलब सेल डिवीजन हो रहा था। अभी बताए ना कि कोई चीज ग्रो क्यों होती, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो सेल का डिवीजन हर में अलग अलग तरह का आपको दिख रहा है। कुछ इस तरह का अबाउट टू डिवाइड, मतलब डिवाइड होने को है, कुछ जो है डिवाइड हो चुका है, कुछ ज्यादा है, कुछ बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुका है, कुछ इस तरह से, मतलब इस तरह से आपको अलग अलग, आपने 2-3 लिया था, दोनों तीनों में आप इस तरह से ही देख रहे हो कि अलग अलग तरह से कि आपको दिख रहा है कि सेल का डिवीजन हो रहा है। जब आप माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो स्ट्रक्चर है, मतलब सेल डिवीजन जो हो रहा है वो आपको अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग तरह का दिख रहा है। इसीलिए क्योंकि जो सेल जो ग्रो हो रहा था टिप पर, ओनियन के टिप पर बेटा, वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा था। तो कुछ जो है वो अभी ग्रो होने वाला है, कुछ ग्रो हो चुका है, कुछ ग्रो अब होगा, अब शुरू होने वाला है। इस तरह से आपको वो अलग अलग तरीके का डिवीजन उसमें दिखेगा। इसका मतलब क्या, ये फिक्स है, ये तय है कि जो हमारा सेल है वो एक टाइम में ही डिवाइड नहीं होता है। जो हमारे बॉडी में 100 और बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, और मतलब एक सेल ग्रो होकर के दूसरा सेल बनता है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ऐसा ही बिलियन ऑफ सेल्स बनते हैं। तो सारे सेल एक ही टाइम में ग्रो, एक ही जैसे ग्रो नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज कह रहा है बेटा, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है बेटा, सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ये ऑर्डरली मैनर में होगा। सबसे पहले तो ये ऑर्डरली मैनर में क्या होता है, मतलब जो हमारे बॉडी में सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कंट्रोल वे में, ऑर्डरली वे में
डिवाइड होते हैं उसको क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं, सेल का साइकिल कहते हैं। मतलब कंट्रोल वे में या ऑर्डरली मैनर में कह सकते हैं, मैनर में सेल का डिवाइड होना, सेल डिवीजन होना, सेल डिवाइड जो करता है ऑर्डरली मैनर में, ये कंट्रोल्ड होता है। इसको क्या कहते हैं बेटा, कंट्रोल्ड होता है। ये क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। ओके, यानी कि सेल साइकिल हमारा क्या होता है बेटा, जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो डिवाइड जो होता है वो ऑर्डरली मैनर में होता है, वो कंट्रोल मैनर में होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। अगर सेल साइकिल नहीं हुआ तो हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्या हो सकता है बेटा, जो हमारा बॉडी है उसके अंदर सेल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, एक सेल दूसरे सेल से मिल करके ट्यूमर बना देगा, और हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके का ही, जो अभी नॉर्मल चल रहा वैसा तो होगा नहीं, क्योंकि जो सेल का काम है वो अपना काम कर रहा है। अब एक सेल दूसरे सेल तीसरे सेल से मिल गया तो वो क्या बनाएगा, कुछ और ही बना देगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, चावल दाल खा रहे हैं, अब चावल दाल में कोई आके चीनी मिला देगा तो क्या होगा बताइए, खा पाओगे आप, नहीं खा पाओगे। क्यों नहीं खा पाओगे, क्योंकि वो आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ऐसे ही सेल का भी तो कॉम्बिनेशन होता है ना, कि अब एक सेल दूसरे सेल से तीसरे सेल से ऐसे करके मिल गया तो वो क्या हो गया, कुछ और ही बन जाएगा। तो ऑर्डरली मैनर में हर चीज होना चाहिए, नहीं तो हमारा बॉडी काम नहीं कर पाएगा। हमारा क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल साइकिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते बेटा सेल डिवीजन की बात कर रहे थे, तो सेल डिवीजन, सेल साइकिल आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस जान जाइए कि ऑर्डरली मैनर में जो होता है, कंट्रोल वे में ऑर्डरली मैनर में जो हमारा सेल का डिवीजन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन की बात हम कर रहे थे बेटा। तो अब सेल डिवीजन जो होता है, मैंने बोला था कि न्यू सेल कैसे बनता है। अगर न्यू सेल की बात करें तो न्यू सेल कैसे बनेगा, फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। यही तो हमारा सेल थ्योरी भी है, जो कि आगे भी लिखा हुआ है सेल थ्योरी, और मैंने सेल थ्योरी शुरू में भी बताया था कि सेल थ्योरी क्या करता है, न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये वर्चू ने बताया था, 3 साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दिया था, और 3 बेसिक थ्योरी है, तीनों मैं अभी आगे बताऊंगी। अभी यहाँ थोड़े से जान लीजिए कि न्यू सेल कहाँ अराइजेज होते हैं, फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। ये वर्चू ने बताया था आपको कि हर न्यू सेल जो होता है अराइज होता है आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल में ही डिवीजन होगा, तभी तो न्यू सेल बनेगा ना। तो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस। सेल डिवीजन क्या है, एक प्रोसेस है बेटा। कौन सा प्रोसेस है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल जो है फॉर्म्ड होता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल्स आर मेड फ्रॉम, या ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो न्यू सेल किससे बनेगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इट अलाउज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, इसी के कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकता है। मैंने बताया कि हम छोटे से बड़े कैसे हो जाते हैं, या सिंगल जाइगोट इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग कैसे बन जाता है। रिपेयर करता है डैमेज्ड को, टिश्यूज को, एंड रिप्रोड्यूस करता है। सम सेल्स सच एज स्किन सेल डिवाइड कंटिन्यूसली, कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों, कि कंटिन्यूसली डिवाइड क्यों करते हैं, ताकि जो वो रिप्लेस कर सके जो हमारा जो सेल है जो डेड हो गया है, जो कंटिन्यूसली डेड हो रहा है। जो हमारे देखिए हमारे भी बॉडी में जो सेल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल सेल जो बाहर के इन्वायरमेंट से ज़्यादा मिलते हैं, जैसे स्किन। स्किन तो हमारा क्या होता है, हमेशा बाहर के इन्वायरमेंट्स में हमेशा रहता है, तो वो डेड ज़्यादा होते हैं, डैमेज ज़्यादा होते हैं, तो उनको रिप्लेस जल्दी करना पड़ता है। अगर रिप्लेस ज़्यादा जल्दी करना पड़ेगा तो सेल डिवीजन वहाँ पे ज़्यादा जल्दी होगा। तो यहाँ पे वही कर रहा है कि बेटा कुछ सेल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली रिप्लेस होते हैं, रिप्लेस सेल्स दैट आर लॉस्ट रेगुलरली, जो कि रेगुलरली लॉस्ट हो रहे हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, जल्दी डिवीजन करना होगा। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। अगर सेल डिवीजन की बात करें हम, तो सेल डिवीजन कितने तरह के होते हैं बेटा, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से सेल डिवीजन, एक होता है हमारा माइटोसिस, दूसरा होता है हमारा मियोसिस। एक क्या होता है बेटा, माइटोसिस, और एक होता है मियोसिस। अब माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, इसको देख लेते हैं बेटा। माइटोसिस जो है वो
मतलब जनरल सेल का ग्रोथ आप बताइए कि अगर जनरल सेल डिवीजन किसके थ्रू होगा मैम, तो माइटोसिस की तरह, चाहे वो हमारा स्किन का सेल हो, चाहे वो हमारा क्या कहते हैं, कोई भी सेल आप ले लीजिए। स्किन का सेल मैंने बताया, जो हमारे मसल्स के सेल होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल जो हमारे बॉडी के अंदर जितने लगभग सेल होते हैं उसका जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस की तरह होता है, जो नॉर्मल ग्रोथ रिपेयर को मेंटेन्स करता है कि अगर कट लग गया, हमारा कट लगा तो हील होगा, रिपेयर करेगा, हील होगा, तो वहां जो सेल डिवीजन होगा वो किसके थ्रू होगा, माइटोसिस के तरह थ्रू होगा। माइटोसिस जो है वो जनरली हर सेल डिवीजन का एक पार्ट होता है, मतलब सेल डिवीजन जो होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू ही होते हैं। बट फिर मियोसिस क्या है मैम, फिर मियोसिस क्यों पढ़ रहे हैं? मियोसिस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब ऐसा क्यों, रीजन क्या है? माइटोसिस और मियोसिस में फिर मेनली अंतर क्या है और ऐसा क्यों है कि हर सेल जो है माइटोसिस से सेल डिवीजन होता है, हर सेल का डिवीजन माइटोसिस से होता है, बस एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो सेल होते हैं उनका मियोसिस से क्यों होता है सेल डिवीजन? तो रीजन है बेटा, वो जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं, वो जो डीएनए कैरी करते हैं, वो जो जीन कैरी करते हैं, वो जो आपका क्रोमोजोम होते हैं, वो जो कैरी करते हैं, वो जो माइटोसिस में होते हैं इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम आपका कैरी होता है। मतलब अगर एक सेल है उसका डिवीजन करके उसका रेप्लिका बना रहा है, मतलब आप जैसे हो आपकी तरह हूँ बहू कोई बना दे, मतलब एकदम सेम नाक। आप अच्छा एक बात बोलो, आप अपने आप को अगर मिरर में देखोगे तो क्या दिखेगा? अगर आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो क्या दिखेगा? आपका अपना रेप्लिका दिखेगा, मतलब जैसे आप हो वैसे ही दिखोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप सुंदर हो और जब आप मिरर में देखोगे तो सुंदर नहीं दिखोगे, ऐसा हो सकता है? आप जैसे हो वैसे ही दिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज होता है, जो माइटोसिस होता है तो ये क्या होता है, अपना एक रेप्लिका बनाता है, सेल का रेप्लिका बनाता है। एवरी ह्यूमन बीइंग लाइफ जो होते हैं वो यहाँ पे देखिए माइटोसिस की बात करें, एवरी ह्यूमन बीइंग्स लाइफ एज एन सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, दिस वन सेल डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ सेल। अगर हमारा एक सेल जिसको जाइगोट कहते हैं ना, जब फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का तो क्या बनाता है बेटा, जाइगोट बनाता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक सेल को मान के चल रहे हैं जो जाइगोट है हमारा, ये एक जाइगोट जो है वो कितने सारे रिपीटेडली डिवाइड होते होंगे कि हमारे अंदर क्या हो गए, मिलियन या ट्रिलियन ऑफ सेल हो जाते हैं। हमारे अंदर इतने सारे सेल जो हो जाते हैं, मिलियन ट्रिलियन सेल जो होता है, किसके कारण हो जाते हैं? ये माइटोसिस के कारण, एक सेल से, और हर एक सेल अपना रेप्लिका बना देता है। समझ रहे हैं बात को? सेल्स इंक्रीजेज इन नंबर थ्रू माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू मैंने बताया अभी नंबर बढ़ता है। विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन? माइटोसिस इज द, अगर पूछ दिए क्वेश्चन में कि विच डैश इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, तो हम क्या बोलेंगे? माइटोसिस। माइटोसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल को प्रोड्यूस करते हैं। मैंने बोला ना कि अगर हम एक सेल लेते हैं, ये हमारा एक सेल है, तो इसको बिल्कुल बीच से तोड़ो और 2 डॉटर सेल बना दो। ये दोनों डॉटर सेल बिल्कुल इक्वल होंगे इस पेरेंट सेल के। जो ये पेरेंट सेल है ये टूट करके दोनों, फिर ये पेरेंट सेल टूटेंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे इसके, ये पेरेंट सेल टूटेंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे इसके। तो यहाँ पे माइटोसिस होते जाएगा, एक सेल जो है वो टूट के दो डॉटर सेल 4 4 8 8 16 16 32, मतलब 2 4 4 8 8 16 16 32, इस तरह से क्या होते जाएगा बेटा, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे, आइडेंटिकल सेल बढ़ते जाएंगे, आइडेंटिकल डॉटर सेल बढ़ते जाएंगे। वो एक पेरेंट सेल से आपके कितने डॉटर सेल्स बन जाएंगे, और जितने नए सेल बनेंगे उनमें जो डीएनए होगा वो सेम नंबर होगा, डीएनए सेम होगा, क्रोमोजोम का नंबर सेम होगा, जैसे कि पेरेंट सेल में। अगर हम जानते हैं जैसे हमारे बॉडी के, हमारे अंदर जो होते हैं वो 46 जो होते क्रोमोजोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर में अगर हम देखें तो क्या होते हैं बेटा, 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। अब ये 23 पेयर क्रोमोजोम जो होते हैं वो आपके पूरे के पूरे मिलेंगे जब आपको माइटोसिस का सेल डिवीजन हो रहा है। तो जैसा 23 क्रोमोजोम हमारा किस में था, एक सेल में था, वैसा ही जब सेल टूटा तो वो 23 का 23 पेयर दोनों में, मतलब 46 क्रोमोजोम आपको दोनों में मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही आपको क्या होते हैं, मिलते हैं डॉटर सेल में। फिर उस डॉटर सेल का जब आपका माइटोसिस होगा, फिर से सेल डिवीजन होगा, तो सेम उसमें भी उतने ही मिलेंगे। दिस इंश्योर, ये इंश्योर क्या करता है, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज लार्जली मेंटेन अक्रॉस बॉडी सेल। मतलब एक सेल से, जब मैंने क्या बताया बेटा, एक सेल है, इस सेल से मैंने क्या बनाया, दो सेल बनाया, दो सेल से फिर ये दो सेल बनाया, फिर इस दो सेल से भी दो सेल बन रहा है, इस दो सेल से भी क्या बन रहा है, दो सेल बन रहा है, इस तरह से बनते जा रहा है। देखिए, लेकिन यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, सेम कैरी होता है। सेम कैरी कहाँ होगा, यहाँ। अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें, और यहाँ भी सेम जेनेटिक मटेरियल कैरी होगा, इसी तरह यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, हम देखते जाएंगे सेम 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 जेनेटिक मटेरियल कैरी होता है। ये क्या हमारा प्रोसेस हो गया, माइटोसिस का। समझ में आ रहा है माइटोसिस क्या है, कि जितना जो जेनेटिक मतलब रेप्लिका को प्रोड्यूस करना, एक तरह से समझिए कि एक सेल जो है, सिंगल सेल, वो टूटता है किस सेल में, वो टूटता है आपका दो डॉटर सेल में। वो डॉटर सेल फिर से पेरेंट सेल की तरह काम करता है, फिर दो डॉटर सेल में टूटेगा, और इस तरह से वो उसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, मियोसिस की, अब ये मियोसिस का जो प्रोसेस होता है बेटा, मियोसिस क्या होता है, देखिए मियोसिस, ये सेल डिवीजन जो होता है, ये कहाँ डिवीजन, दैट प्रोड्यूस गैमेट्स एंड अकर्स ओनली इन द सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपको पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, गैमेट्स क्या होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, उसमें आपको पता है कि क्या होते हैं, मदर और फादर दो होते हैं, मदर का और फादर दो होते हैं। सेक्सुअल में तो वही होता है ना, दो पेरेंट्स से बनते हैं। अब यहाँ पे अगर बताइए, मैंने क्या बोला कि 23 पेयर और 23 पेयर, अगर यहाँ पे माइटोसिस होता तो क्या हो जाता, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता कि नहीं हो जाता, बताइए। क्या ये पॉसिबल है 46 पेयर क्रोमोसोम रहना, नहीं पॉसिबल है ना। तो अगर यहाँ पे माइटोसिस होता तब तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो इसीलिए जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव गैमेट्स है, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, वहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होता है, किसके थ्रू होता है बेटा, मियोसिस की तरह मियोसिस के थ्रू होता है। क्या क्या होता है, अब आगे पढ़िए, आप समझ में आएगा आपको। यहाँ पे कह रहा है कि चिल्ड्रेन रिसेंबल देयर पेरेंट्स बट आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। कभी आपने देखा, देखिए मदर फादर, कोई भी, हम लोग सब कोई, जब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो क्या कहता है कि अरे ये तो अपने पापा पे गई है, अपनी मम्मी पे गई है, तो क्या वो बिल्कुल अपनी मम्मी की डुप्लीकेट होती है या पापा के डुप्लीकेट होते हैं, नहीं, वो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट, मतलब कभी नाक उसके जैसा है, कभी कान, कभी चेहरा, कभी हाइट, कभी कलर, कभी, लेकिन अंतर भी तो होता है ना। कभी कभी देखिए कि माँ बाप लंबे होते हैं, बच्चे छोटे हो जाते हैं, ऐसा भी होता है ना कि मम्मा पापा के नाक लंबे है, बच्चे के नाक लंबे नहीं है, तो ऐसा होता है ना, चेंज तो होता ही है। तो लेकिन बहुत सारे रिजेंबल भी होते हैं, उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक रिजेंबल्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो तो जो सेल है, जो आपका क्रोमोसोम है, वो तो मदर फादर का ही, जीन किसका आया है, मदर फादर का ही, तो वो तो रिजेंबल होंगे ही बच्चे उनसे, लेकिन एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं होते हैं। इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, meiosis occurs only in the cell of testes of males to produce sperm and ovaries of female to produce eggs। आपको पता है ना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं टेस्टिस, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं ओवरीज। तो ओवरीज क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, तो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है बेटा स्पर्म, और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करता है, ओवरीज प्रोड्यूस करता है ओवा को या ओबम, जिस ओवम को कहते हैं या एक भी कहते हैं इसको, ओवा या एक कहते हैं या ओवम, एक को कहते हैं ओबम, और मल्टीपल होता है तो ओवा। तो इन प्लांट्स मियोसिस अकर्स इन द एंथर्स। ऐसे ही प्लांट्स में क्या होगा, मियोसिस कहाँ होता है, एंथर जो मेल पार्ट होता है, जहां से क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, और फीमेल पार्ट को ओवरीज कहते हैं, यहाँ भी जो फीमेल पार्ट होते हैं जो कि एक प्रोड्यूस करते हैं, एक सेल प्रोड्यूस करते हैं। इन मियोसिस द पेरेंट सेल डिवाइड ट्वाइस। इसमें मियोसिस में क्या होते हैं बेटा, जो पेरेंट सेल होते हैं वो दो बार डिवाइड होते हैं। अभी हम आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पेरेंट सेल है, ठीक है, यहाँ पे जब मियोसिस का प्रोसेस होगा, ये देखिए अब मियोसिस का प्रोसेस होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे जो पेरेंट सेल हो रहा है वो डिवाइडेड हो रहा है दो सेल में,
ओके, देख रहे हैं ये 2 सेल में, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका क्रोमोजोम दिख रहा है पेयर में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोजोम दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक एक सिंगल सिंगल दिख रहा है ना बेटा। यानी कि जो 23 पेयर होते हैं वो पेयर नहीं आके सिर्फ 23 यानी 46 में 23 और 23 में डिवाइड हो जाते हैं, इधर 23 और इधर 23। ओके, तो ये 23 में डिवाइड हो गए। अब यहाँ पे जो ये फिर चेंज होगा, ये 23 पेयर में जब डिवाइड हो जाएंगे बेटा, तो उसके बाद ये जो चेंज होगा वो किस में होगा, ये दूसरी बार जब मियोसिस का प्रोसेस होगा तो ऐसा नहीं है कि 23 का आधा हो जाएगा, उसके बाद माइटोसिस का प्रोसेस हो जाता है, मतलब 23 का 23 ही रह जाता है। इस तरह से आप समझिए, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सेल है, एक सेल है जो कि डिवाइड हो रहा है, मियोसिस इसमें हो रहा है, तो जो फर्स्ट टाइम डिवाइड होगा इसमें हमारा क्या है, 46 क्रोमोजोम है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें 23 क्रोमोजोम और इसमें 23 क्रोमोजोम, ठीक है। अब जब यहां पे फिर से डिवाइड होगा 2 बार माइटोसिस, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सेल होगा इसमें भी 23 रहेंगे, 23 रहेंगे क्रोमोजोम, क्योंकि ये जो होता है पहली बार मियोसिस का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद माइटोसिस का प्रोसेस होता है। ओके, समझ में आ रहा है। तो यही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे पढ़िए, आपको समझ में आएगा। In meiosis, the parent cell divides twice, one after the other, to form 4 daughter cell. During the first division में क्या होता है, the cell divide into 2 daughter cell, and the number of chromosome in each daughter cell reduced. यहाँ पे क्या हो गया, reduced to half. मैंने बोला ना 46 में 23 हो जाएगा। The second division, जब second division होगा, similar to mitosis, यहाँ पे mitosis की तरह similar होगा, where each daughter cell has divided into 2, thus forming 4 daughter cell with half the number of chromosome, जो इक्वल होगा किसके, जो आपने पहले ही हाफ दे दिया है उसके इक्वल होगा। एज ए रिजल्ट each gamete has half the number of DNA compared to the parent cell. पेरेंट सेल में जितना डीएनए होगा उसका हाफ डीएनए जो है आपको किस में मिलेगा, डॉटर सेल में मिलेगा। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, when gamete form 2 individuals combine the original chromosomes number is restored. अब यहाँ पे क्या होगा, 23 एक का 23 एक का दोनों मिला, ठीक है। यानी कि जो हमारा स्पर्म है और ये ओवम है, जब ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 23 मिलेगा, तो अब ये 46 बन गया ना, यानी कि फिर से 23 पेयर में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जरूरी है यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस। मियोसिस का प्रोसेस हमेशा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए जरूरत होता है, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, 2 पेरेंट्स होते हैं, तो 2 पेरेंट्स के जो स्पर्म और ओवम होते हैं वो हमारे मिल करके एक जैगोट बनाते हैं, और एक जैगोट में 23 पेयर ही रहना है, यानी 46 क्रोमोजोम ही चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, 23 नहीं होता, 46 क्रोमोजोम होता, तब तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता, यानी 46 पेयर हो जाता, तो इस तरह से तो बढ़ते जाता, फिर उनके बच्चे होते उनमें और ज़्यादा हो जाता, तो ऐसा तो होना नहीं है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता फिर तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि यहाँ पे पहले हाफ होता है, डीएनए का नंबर हाफ होता है, यानी क्रोमोजोम का नंबर हाफ होता है, फिर जब वो गैमेट बनते हैं 2 इंडिविजुअल के जो कंबाइन होते हैं, वहां पे जैगोट फॉर्म होते हैं, वो जैगोट जो है हमारे वो 46 यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम उनमें इक्वल होते हैं। ये तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बेटा, जहाँ पे रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वहां पे चैप्टर 11 में इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। अब कह रहा है बेटा कि जो ये माइटोसिस और मियोसिस का जो प्रोसेस है ये प्रॉपर और कंट्रोल मैनर में होना जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल डिवीजन जो है उसके लिए कंट्रोल मैनर होना बहुत जरूरी है, कंट्रोल्ड मैनर होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर कंट्रोल मैनर में डिवीजन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं, वेरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। एरर इन माइटोसिस लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अगर माइटोसिस में एरर हो गया, किसी तरह का भी एरर आ गया, तो क्या होगा, अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाएगा, और वो क्या कर लेगा, किसका फॉर्मेशन कर देगा बेटा, ट्यूमर का। मैंने पहले भी बताया कि ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसमें कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाएंगे।
एरर्स इन मियोसिस में रिजल्ट इन जेनेटिक डिजॉर्डर। अगर मियोसिस में और ये एरर आएगा तो क्या हो जाएगा, जेनेटिक डिजॉर्डर्स हो जाएगा, विच में बी एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स इन और डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स। मतलब जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, उनके फिजिकल फीचर्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनको मेंटली प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारे ये होते हैं, मतलब माइटोसिस और मेयोसिस मतलब सेल डिवीजन होते हैं, उनको कंट्रोल्ड मैनर में होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, ओके। तो ये तो रही बात बेटा माइटोसिस एंड मियोसिस की बात। अब ये लास्ट हमारा क्या है, सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी वाली बात मैंने पहले भी आपको बता चुकी, पर चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। ये लास्ट का है, चैप्टर का लास्ट में ये दिया हुआ है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा 3 बेसिक थ्योरी है, और किन किन ने दिया था ये भी मैंने बता दिया था आपको कि 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के 3 सेल थ्योरी दिया है, जिसमें है जर्मन के जूलॉजिस्ट हैं और ये रुडोल्फ वर्च्यू हैं। यहाँ पे आप देखिए इनका नाम, स्केल्डन, सीवान एंड वर्च्यू। मैंने बताया था कि वर्च्यू ने क्या बोला था कि एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये वर्च्यू ने बताया था। और सेल्डन और सिवान ने क्या बताया था बेटा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज, 3 सेल थ्योरी बताया था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जिसका फंडामेंटल यूनिट जो होगा, फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, सेल ही होगा, क्योंकि वो या तो सिंगल सेल से बने होंगे या तो मल्टीपल सेल से बने होंगे, लेकिन बने किससे होंगे, सेल से ही बने होंगे। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग बींग्स। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज क्या है, सेल है। यानी कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बेटा, सेल है। तो क्या कह रहा है बेटा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो सेल से स्टार्ट होते हैं। ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही 3 तो सेल थ्योरी है, और तो उसमें कुछ है ही नहीं। पहला जो है कि सेल थ्योरी क्या कह रहा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। बेसिक यूनिट क्या होते हैं, बेसिक यूनिट फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं, वो सेल होते हैं। ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यही तो है ये सेल थ्योरी, कुछ है नहीं बड़ी बात इसमें तो। अब हमारा है बेटा कि छोटा सा दिया है, डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर। अच्छा एक बात बताइए, ये बहुत अच्छी चीज पूछ रही है कि ऐसा क्या पॉसिबल है कि एक सेल जो है वो बार बार रिप्रोड्यूस, मतलब फॉरएवर, हमेशा के लिए वो ग्रो होते रहे और रिप्रोड्यूस होते रहे। अगर ऐसा हुआ तब क्या हो जाएगा, फिर हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल हो जाएगा। और हमने क्या बताया आपको बेटा कि सेल के लिए कंट्रोल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, मैनर्ड वे में ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। सेल का मैनर्ड वे में ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। तो सेल को अनकंट्रोल मैनर में तो ग्रो कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं बेटा कि ऐसा अगर सेल हमेशा ऐसे ग्रो करते रहे और रिप्रोड्यूस करते रहे तो क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड अगर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा। यह है कि यहाँ पे क्या करें, सेल ग्रो एंड डिवाइड इन ए कंट्रोल्ड वे। हमें पता है ये चीज़, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो अपना फंक्शन कैरी करने के लिए इनको क्या होता है कि जो डेड सेल होते हैं उनको रिप्लेस करता है। ये जो डेड एंड जो आपके सेल जो है वो डेड हो गए या किसी भी तरह से उनमें प्रॉब्लम आ गया तो उस सेल को क्या करते हैं, वो उस सेल को रिप्लेस कर देते हैं न्यू सेल से। एवरी सेल हैज डेफिनेट देयर लाइफ स्पैन। हर सेल के क्या होते हैं बेटा, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होते हैं। जैसे मैंने बताया था आरबीसी के बारे में कि उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, 120 दिन का होता है। मतलब उसका छोटा लाइफ स्पैन होता है, लेकिन सब सेल का इतना छोटा नहीं होता, ज़्यादा दिनों का भी होता है। तो हर सेल के लाइफ स्पैन अलग अलग होते हैं, और वो किस पे डिपेंड करता है कि क्या उनका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ कि सेल डू नॉट डाई व्हेन दे शुड, और इफ दे डाई टू अर्ली प्रॉब्लम्स कैन अराइज। अगर ऐसा हुआ कि जो उसका लाइफ स्पैन है, मान लीजिए कि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज है और 120 डेज में वो डाई नहीं हुआ, अगर 120 डेज में वो डाई नहीं हुआ, या फिर क्या हुआ कि 120 डेज में डाई नहीं हुआ, ये तो है, और अगर 120 डेज के बाद न्यू सेल नहीं बना, तो ये भी तो है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा, दोनों ही केस में क्या होगा,
प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर कह रहा है कि इफ दे डू नॉट डाई टू, अगर 120 दिन से पहले मर जाए, मतलब कहने के बाद 10 दिन में ही वो मर जाए, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और 120 दिन से ज्यादा जिंदा रहेगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए जिसका जो लाइफ स्पैम है, उस लाइफ के स्पैम के अकॉर्डिंग उनका होना, उनका जीना, उनका मरना, मतलब सेल का भी एक तरह से कहिए कि जीना और मरना हो गया ना। सेल जो है उसका जीना, डाई करना, और सेल का फिर से ग्रो करना, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? उसका जो लाइफ स्पैम है, उसका क्या वर्क है। ठीक है, तो इन मेनी एनिमल सेल डिवीजन यूजुअली स्टॉप व्हेन सेल कम इन कांटेक्ट विथ नेबरिंग सेल। अब क्या होता है, यूजुअली क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखिए, यूजुअली क्या होता है, जब कोई एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में, उसके नेबरिंग सेल जो होते हैं उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, उसको कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। अगर मान लीजिए एक हमारा सेल है, वो दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ गया, तो उसको कहेंगे कांटेक्ट इनहिबिशन। अगर ये कांटेक्ट इनहिबिशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो सेल है वो कांटेक्ट इनहिबिशन हो जाएगा, तो आपका ये जो सेल है, इस सेल का जो प्रोसेस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप व्हेन से, यहाँ पे एनिमल सेल जो होता है वो डिवाइड करना बंद कर देता है जब कांटेक्ट इनहिबिशन होता है। बेटा ध्यान से इस चीज को एक बार समझ लीजिए, कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है बेटा, कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है, जब एक सेल जो है दूसरे सेल से किसी भी तरह से कांटेक्ट में आ गए तो उसको कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। अब जब ये कांटेक्ट इनहिबिशन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेल डिवीजन करना बंद कर देगा। ये सेल जो है, क्योंकि ये कांटेक्ट हो गया, अब यहाँ पे दो सेल एक दूसरे से सेल इनहिबिशन हो गया, तो यहाँ पे ग्रो करना या यहाँ पे वो डिवीजन करना बंद कर देता है। अगर ऐसा नहीं करेगा, ये कंट्रोल नहीं रखेगा और ये डिवाइड होते जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही अगर ये फिर डिवाइड करता जाएगा, ये मान लीजिए ये डिवाइड करता जाएगा, ये डिवाइड करता जाएगा, तो ये क्या करेगा बेटा, ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देगा। और ट्यूमर का फॉर्मेशन अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में बहुत सारी तरह प्रॉब्लम आ जाएंगे, हमारे बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी, है ना। क्या होता है, कैंसर सेल में तो यही होता है ना बेटा। कैंसर सेल में क्या होता है, सेल का डिवीजन होते जाता है, सेल का जो है डिवीजन रुकता नहीं है। अगर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होगा, मल्टीपल सेल बन जाएंगे, तो वो किसका फॉर्म कर लेंगे, ट्यूमर का फॉर्म कर लेंगे। और ट्यूमर का फॉर्म कर लेंगे तो वो ऐसा बीमारी होता है कि पता है, जानलेवा बीमारी होता है, आप लोगों को तो पता ही। प्लांट सेल जो होता है वो ग्रो डिफरेंटली। ये तो एनिमल सेल की बात मैंने कही कि बेटा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जब एक सेल दूसरे नेबर सेल के साथ कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, इसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। और जैसे ही कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, सेल डिवाइड करना बंद कर देता है। ध्यान से समझिए, सेल डिवाइड करना बंद कर देता है। क्यों करता है, ताकि हमारा रेगुलर फंक्शनिंग है वो होता रहे, इरेगुलर फंक्शनिंग ना हो सेल का। रेगुलर फंक्शनिंग के लिए सेल अपना डिवीजन बंद कर देता है। अगर यही चीज नहीं होगा, अगर ये कंट्रोल कौन लूज करता है बेटा, जो कैंसर का सेल होता है, कैंसर सेल ये लूज कर देता है, ये कंट्रोल लूज कर देता है, और वो कीप डिवाइडिंग, वो अनकंट्रोल होकर के बेटा वो डिवीजन होना शुरू कर देता है। तो वहाँ ट्यूमर्स बनने लगते हैं, और ट्यूमर्स जब बनते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है ड्यू टू देयर। अच्छा, अब बात करते हैं हम क्या प्लांट सेल की। तो क्या ये प्लांट सेल में भी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है? क्या प्लांट सेल में भी कैंसर सेल होता है? नहीं, प्लांट सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्लांट सेल में डिफरेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल में आपको पता है एनिमल सेल और प्लांट सेल का क्या अंतर है, उसमें डिफरेंस क्या है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्या होते हैं बेटा, आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल की बात करें तो उसमें आउटर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, उसका आउटर कवरिंग क्या होता है, सेल वॉल। यही तो डिफरेंस है ना दोनों में। मेन डिफरेंस तो सबसे पहला यही है, उसके बाद वैक्यूल बड़ा होता है, छोटा होता है, उसमें प्लास्टिड होता है, उसमें नहीं होता है, ये सब अलग चीज है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल का। एनिमल सेल का आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्लांट सेल का आउटर कवरिंग क्या होता है बेटा, सेल वॉल होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, थिन होता है, जो थिन होता है, और वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो एक दूसरे से के साथ वो मर्ज कर सकता है। लेकिन जो प्लांट सेल का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना था, आपको पता है, और वो क्या होता है, रिजिड होता है। वो आपको क्या होता है,
एक दूसरे से कांटेक्ट होने नहीं देता है। प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, तो अगर वो रिजिड होगा तो क्या होगा, एक दूसरे से कांटेक्ट होने नहीं देगा। मतलब अगर मान लीजिए ये आके टकराया भी तो एक दूसरे को दूर कर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम दो सॉफ्ट चीज को मिलाएंगे, एक मिनट के लिए कहते हैं, दो सॉफ्ट चीज को मिलाएंगे तो क्या होगा कि वो एक दूसरे से आके चिपक जाएगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि आप एक बॉल को एक वॉल पे मार रहे हैं तो बॉल क्या होता है, बाउंस बैक हो जाता है, क्योंकि बॉल भी रिजिड और आपका क्या रिजिड है। लेकिन अगर डो को एक डो लेते हैं आटा का बना करके और उसको मारते हैं, ठीक है, उसको मारते हैं वॉल पर, तो क्या होगा, वो चिपक जाएगा। समझ रहे बात को, क्योंकि डो में क्या है, आपका मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, आपका सॉफ्ट है। लेकिन दोनों जो रिजिड होगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को बाउंस बैक कर देगा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज कर रहा है कि यहाँ पे जो सेल, हम अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसके बारे में जो कवरिंग होती है वो सेल वॉल की होती है, सेलुलोज की होती है, जो हार्ड होता है, और इसीलिए यहाँ पे कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखिए, नया है आपके बुक में और नई चीजें नई बातें हैं कि कांटेक्ट इनहिबिशन प्लांट सेल में नहीं होता है बल्कि एनिमल सेल में होता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होता है प्लांट सेल में, और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सॉरी प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, तो इसी वजह से ये नहीं होता है, ठीक है। तो ड्यू टू देयर रिजिड सेल वॉल, ये तो हम बता ही दिए, तो इनहिबिशन नहीं होता है, दोनों का ग्रोथ का पैटर्न अलग अलग होता है। इवन थ्रू सेल्स आर एक्सट्रीमली टाइनी दे परफॉर्म रिमार्केबल फंक्शन। अभी तक हमने क्या देखा कि छोटे छोटे सेल होते हैं, सेल कितने छोटे छोटे होते हैं ना, ऐसा तो नहीं हो बहुत बड़ा, हमारे इतने शरीर में ट्रिलियन ऑफ सेल है तो वो कितने छोटे होंगे आप समझ ही जाइए। लेकिन इतने छोटे से सेल भी, ये टाइनी सेल भी काम बहुत बड़ा बड़ा करते हैं। जैसे कहते हैं ना, देखन में चोटन लगे घाव करे गंभीर, छोटी सी सुई भी क्या कर देती है, बहुत बड़ी घाव कर देती है। तो यहाँ पे कील जो होती है वो भी छोटी होती है, लेकिन अगर वो चुभ गया तो आप समझ सकते क्या होगा। तो यहाँ पे वही चीज होती है कि सेल टाइनी होते हैं, लेकिन ये परफॉर्म जो करते हैं वो रिमार्केबल फंक्शन, बहुत ऐसे ऐसे फंक्शन करते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो हमने पढ़ा किसके लिए, किसके बारे में, सिंथेसिस करते हैं, सीक्रेट सब्सटेंस करते हैं, डिवाइड करते हैं, न्यू फॉर्म सेल का न्यू फॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं बॉडी के अंदर। एवरी लिविंग सेल फ्रॉम ए टाइनी बैक्टीरियम टू ए जायंट ट्री इज मेड अप ऑफ सेल। और जितने भी लिविंग बींग है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो हमेशा किससे बने होंगे बेटा, सेल से। चाहे वो आप एक बैक्टीरिया की बात करें, चाहे वो आप बैक्टीरिया की बात करें, चाहे वो हम बड़े से प्लांट की बात करें, चाहे हम बड़े से एलिफेंट की बात करें, एलिफेंट की बात करें, चाहे ह्यूमन बीइंग की बात करें, सारे किससे बने होंगे, चाहे बर्ड की बात करें, ये सारे किससे बने होंगे, सब सेल से बने होंगे। सेल, तो सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ, ये तो है ही। तो ये हमने आज पढ़ा कि सेल जो है वो कितने बड़े बड़े काम करते हैं। ओके बेटा, तो सेल जो है आज हमारे इस क्लास में हमने सेल को कंप्लीट कर लिया। तो सेल की मुझे तो लगता है कि जितना मैंने आपको सेल बता दिया है, पहले सेल के बारे में एक वीडियो बनाया था, फिर सेल ऑर्गेनेल के बारे में मैं ये दूसरा वीडियो बना रही हूँ। तो ये दोनों वीडियो आप जब देख लेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको इसकी आ जाएगी। अगर आपको लगता है बेटा कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए मैम कैसा लग रहा है आपको, और क्या इससे मतलब ऐसे ही समझाया जाए कि इससे भी दूसरे डिफरेंट टाइप से समझाया जाए, जो भी है आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँ और आप तक पहुँचता रहे और आपको इस वीडियो से लाभ मिले, फायदा मिले, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। तो टिल देन बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।